कल एक एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन किया था हमने नंबर्स के बारे में और डिजिट्स के बारे में। ठीक है, डिजिट्स को यूज करते हुए कोई भी नंबर बना सकते हैं। किसी भी नंबर में डिजिट की जो पोजीशन होती है, थोड़ा सा वॉल्यूम करना, पोजीशन चेंज होते ही नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है ना, जैसे ही पोजीशन चेंज करते हैं नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे 347 है, 437 भी हो सकता है, 734 भी हो सकता है, 7343 भी हो सकता है। कैसे भी लिखा जा सकता है। आप इनको डिजिट्स की पोजीशन चेंज करते हुए नई वैल्यूज बना सकते हो। ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है। इसका मतलब डिजिट की जो पोजीशन होती है उसका बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब नंबर्स के क्लासिफिकेशन पे चलें या कुछ डिफरेंट चलें, कहीं से भी ले सकते हैं अपन। मैं नंबर के क्लासिफिकेशन के चलते हैं, उसी से काम करते हैं। नंबर्स को हमने दो तरह से पढ़ा था। एक होते हैं रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर, जिनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं या आभासी संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। इनको सूडो नंबर भी बोला जाता है, इनको छद्म संख्याएं भी बोला जाता है। ठीक है, कल हमने रियल नंबर्स को भी दो तरह से क्लासिफाइड किया था। एक होते हैं रेशनल, एक होते हैं इरेशनल। इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर को फिर डिवाइड करते हैं आज आज रेशनल नंबर को फिर से डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं क्या होते हैं? रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में डिनोट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। यहां पर पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं, यानी पूर्णांक है। ऐसी वैल्यू जो वन से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो जिन नंबर्स को पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती है। अगर क्यू की वैल्यू वन होती है, अगर क्यू की वैल्यू वन होती है तो ये जो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं ये इंटीजर्स के रूप में होते हैं। और क्यू की वैल्यू वन के अलावा कुछ भी होती है, वन के अलावा कुछ भी होती है, यानी वन नहीं होती है। पहली कंडीशन आपको मैंने बता दी थी, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि पी बट्टे जीरो, तो ये आप जिसको इन्फिनाइट बोलते हो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये इन्फिनाइट की बजाय अनडिफाइंड बोलना ज्यादा अच्छा है, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन जब क्यू का मान जीरो के अलावा कुछ भी हो और वन भी हो, तब भी आप इनको रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हो। लेकिन अगर क्यू का मान वन हो गया, जैसे 7/1, -5/1, 7/1 को 7 लिख सकते हो, -5/1 है, इसको -5 लिख सकते हो। तो इनको हम बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन अगर नीचे वाली संख्या है, जो डिनोमिनेटर है, हर वाली संख्या है, ये वन के अलावा कुछ भी हो और ये इसके साथ में कट नहीं रही हो, उस कंडीशन में ये हो जाते हैं फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हो जाते हैं, ये भिन्न संख्याएं हो जाती हैं। जैसे 3/5 है, 7/9 है, 8/13 है,
2 से 5/13, 13 का 2×26, 5 31/13 लिख सकते हो इसको। ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं, फ्रैक्शंस हो जाती हैं। फ्रैक्शंस को पी अपॉन क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहां क्यू का मान न तो 0 होना चाहिए न 1 होना चाहिए। और फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस के रूप में भी लिखा जा सकता है, डेसिमल फ्रैक्शंस के रूप में भी लिखा जा सकता है, दशमलव संख्या के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। फ्रैक्शंस में भी अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन और लैडर फ्रैक्शन। 3 तरह से, 4 तरीके से इसको किया जा सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होते हैं और लैडर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं अनुचित भिन्न, कंपाउंड फ्रैक्शन है इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, लैडर फ्रैक्शन है इसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। जब कभी भी संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है, फिर दोबारा कह रहा हूं, क्यू का मान 0 या 1 के अलावा कुछ होना चाहिए, इसको बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। ये अंश बट्टे हर के रूप में संख्या हो जाएगी, यानी आप ये कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में संख्या हो जाएगी। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तब तो ये संख्याएं होंगी प्रॉपर। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तब ये हो जाएंगी इम्प्रॉपर। इनको बोल देते हैं उचित भिन्न, इनको बोल देते हैं अनुचित भिन्न, ठीक है। समझने की जरूरत है। जैसे 3/5, 7/19, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। न्यूमरेटर बड़ा हो, जैसे 5/3 है, 19/7 है, 13/4 है, ये हो जाती हैं इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न। अगर कोई पूर्णांक है, उसके साथ में उचित भिन्न जुड़ी हुई है, यानी कोई इंटीजर है, उसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ी हुई है, जैसे साथ में 5/13 जुड़ा हुआ है, आप इसको एक साथ 7 से ही 5/13 लिख सकते हो। इसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। इसको कंपाउंड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न बोलते हैं। किसी कैलकुलेशन के साथ में कोई फ्रैक्शन आगे बढ़ रही होती है, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/5, ऐसे देखो 1/2 प्लस 3/5 प्लस 1/6 मान लो ये दे दिया। इस प्रकार की जो फ्रैक्शंस होती हैं, इनको लैडर फ्रैक्शन बोलते हैं। लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, इनको लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। डिटेल से पढ़ेंगे इनको, सिंप्लीफिकेशन, डिटेल से सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस को भी डिटेल से सरलीकरण में पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं नंबर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है ना। जो पूर्णांक होते हैं या जो इंटीजर्स होते हैं, इनको आगे फिर क्लासिफाइड किया जा सकता है। तीन तरह से क्लासिफाइड किया जाता है।
एक होता है न्यूट्रल इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर ये होते हैं उदासीन पूर्णांक, दिस इज जीरो। ये होते हैं धन पूर्णांक, ऑल नेचुरल नंबर्स। सारी प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं इसमें। नेगेटिव नंबर्स ये होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। न्यूट्रल है, ये जीरो के इक्विवेलेंट होता है, यानी उदासीन पूर्णांक है, ये जीरो होता है। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ये, जैसे आई को इंटीजर मानते हैं तो ये जीरो से बड़े होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर होते हैं ये जीरो से छोटे होते हैं। ऋण पूर्णांक होते हैं वो जीरो से छोटे होते हैं। धन पूर्णांक होते हैं वो जीरो से बड़े होते हैं। इनको नंबर लाइन पर ऐसे दिखाएंगे, ये जीरो न्यूट्रल है, 1 2 3 4 ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव डायरेक्शन है। इधर -i तक जाएंगे, इधर +i तक जाएंगे, जीरो न्यूट्रल होता है। इस पूरे सिस्टम को नंबर लाइन या संख्या रेखा बोलते हैं। नंबर लाइन या संख्या रेखा। क्लियर है? एक 3 शब्द यूज किए जाते हैं। एक शब्द है पूर्णांक यानी इंटीजर, एक होता है प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, और एक होता है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। इंटीजर्स में सारे जीरो से बड़े, जीरो से छोटे, 1 के सारे मल्टीपल आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी धन पूर्णांक होते हैं। एक तथा उससे बड़े पूर्णांक ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और कहां तक लिखेंगे? n तक। n तक लिख सकते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे मैंने यहां कहा धन पूर्णांक और यहां कहा अऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव मैंने यहां बोला है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां बोला है नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका और इसका तो एक ही मतलब होना चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा दुनिया में दो ही कैटेगरी नहीं होती हैं, अच्छे की और बुरे की। अच्छे और बुरे की दो ही कैटेगरी नहीं होती हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोई आदमी अच्छा हो या केवल बुरा ही हो, पागल भी तो होते हैं ना। अब पागल को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते क्योंकि उसको सेंस ही नहीं है। तो आप ये जो जीरो है ना, ये नॉन नेगेटिव तो हो जाएगा लेकिन इसको पॉजिटिव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ये एक्सक्लूडिंग जीरो होते हैं।
यानी शून्य शामिल नहीं होता, इनमें जीरो शामिल नहीं है। नेचुरल नंबर्स में जीरो शामिल नहीं होता है, ये जीरो इंक्लूडिंग होते हैं। इंक्लूडिंग जीरो होते हैं, यानी जीरो शामिल होता है, शून्य शामिल होता है, इनमें शून्य शामिल नहीं होता है। प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है। सिंपल भाषा में समझ लो, नेचुरल नंबर को एन से या कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। ऐसे लिखी जाती हैं 1 2 3 4 और एन। होल नंबर जो होती हैं उनको डब्ल्यू से व्यक्त किया जाता है। ऐसे लिखे जाते हैं 0 1 2 3 4 और डब्ल्यू। आपसे कहा जाए nth नेचुरल नंबर, यानी nवीं प्राकृत संख्या, ये n ही होगी। लेकिन आपसे कहा जाए nth होल नंबर या nवीं पूर्ण संख्या, तो यह हमेशा n-1 होती है, एक कम लेना है। सातवीं प्राकृत संख्या 7 होती है, लेकिन सातवीं पूर्ण संख्या है यह 6 होती है, क्योंकि इनको जीरो से काउंट करने लग जाते हैं, इसलिए हमेशा एक नंबर छोटा रहता है। पहली 10 प्राकृत संख्याएं यानी 1 से 10 तक, लेकिन पहली 10 पूर्ण संख्याएं 0 से 9 तक, 0 से 9 तक होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? एक शब्द होता है शून्यतर संख्याएं, यानी नॉन जीरो नंबर। ये आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं बनता है, ये कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसका मतलब जो भी नंबर है वो जीरो नहीं है, जो भी नंबर है वो जीरो नहीं है। ठीक है, आपसे कह दिया जाए a प्लस बी प्लस सी बराबर मान लो 5 है, एंड ए बी सी 3 शून्यतर नंबर हैं। इसका मतलब ए बी तथा सी में से किसी को जीरो नहीं मानना है, ऐसे लैंग्वेज में आता है। कई बार हम एल्जेब्रा पढ़ते हैं या कैलकुलेशन करते टाइम किसी एक को जीरो मान के दो में इक्वेशन बना लेते हैं। जब 3 वेरिएबल होते हैं, एक इक्वेशन होती है, तो एक को जीरो मानते हुए हटा देते हैं, दो में इक्वेशन बना लेते हैं। ऐसे कुछ तिकड़मबाजी होते हैं। लेकिन अगर मेंशन कर दिया कि ए बी और सी है, 3 नॉन जीरो नंबर हैं, शून्यतर संख्याएं हैं, इसका मतलब ए बी सी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी कंडीशन दी जा सकती। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो आगे की बातें सारी हैं वो नेचुरल नंबर पर होंगी। नेचुरल नंबर के ऊपर बात करेंगे हम। जितनी भी आपकी डिविजिबिलिटी है वो नेचुरल नंबर पर यूज करेंगे। डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर पर यूज करेंगे। आपके रिमाइंडर्स की बात जो करेंगे वो हम नेचुरल नंबर पर यूज करेंगे। कोई भी संख्या की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं वो हम नेचुरल नंबर पर यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 6 है, 9 है, 12 है, 7 है, इनमें से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती है? 6 डिवाइड होती है, 9 डिवाइड होती है, 12 डिवाइड, बोले 7 भी डिवाइड होती है क्या? अगर हम ये कहें कि नहीं होती है या होती है, तो हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। यानी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, जितनी बार भाग जा रहा है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अदरवाइज 7 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। बताऊं कितनी बार? 7/3 बार।
7 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 7/3 बार। लेकिन फ्रैक्शंस में आंसर नहीं चाहिए। आंसर जब पूरे पूरे चाहिए, परफेक्ट आंसर चाहिए होते हैं, तब हम नेचुरल नंबर्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन नहीं चाहिए है। अदरवाइज हर संख्या दूसरी संख्या को डिवाइड करती है। हर x हर y से डिवाइड होता है, कितनी बार? x/y बार। ठीक है, तो हम नेचुरल नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं आगे, जितने भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। नेचुरल नंबर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं डिविजिबिलिटी के आधार पर। भाजकता या डिविजिबिलिटी के आधार पर दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है अभाज्य संख्याएं, एक होती है भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को कहा जाता है प्राइम नंबर, भाज्य संख्याओं का कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर जो होते हैं, नो अदर फैक्टर, नो अदर फैक्टर का मतलब है ओनली हैविंग टू फैक्टर्स। ऑल्सो हैव अदर फैक्टर्स, यानी हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। थोड़ी सी बात करते हैं, देखो हर संख्या के दो फैक्टर होंगे। अब जब मैं संख्या बोलूंगा तो आप नेचुरल नंबर समझना, प्राकृत संख्या ही समझना। ठीक, हर संख्या के दो फैक्टर होंगे ही होंगे, एक तो खुद और एक 1। हर संख्या में दो संख्याओं का भाग जाएगा ही जाएगा। मैंने संख्या ली 7, तो 7 में 1 से और 7 से दोनों से डिवाइड होती है। एक का भाग 7 बार जाता है, 7 का भाग 1 बार जाता है। लेकिन जब जैसे मैंने संख्या ली 6, तो 6 जो होता है वो 1 से और 6 से तो डिवाइड होता ही होता है। ये 2 से और 3 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 3 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 6 में 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। 7 में केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 7 में केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। 6 में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, 7 को मैं प्राइम नंबर कहूंगा, प्राइम नंबर कहूंगा, यानी अभाज्य संख्या कहूंगा। लेकिन जो 6 है ये भाज्य संख्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 जो होता है 1 का एक ही फैक्टर होता है, खुद। अब एक फैक्टर होता है, प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा चाहिए। तो 1 है, ये प्राइम भी नहीं है और ये कंपोजिट भी नहीं है, न तो अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या है। 1 किसी भी कैटेगरी में नहीं लेंगे अपन। इसका मतलब भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं 2 या उसके बाद में शुरू होती। 1 है, ये दोनों कैटेगरी में नहीं आता है, न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, न तो ये अभाज्य संख्या है, न तो ये अभाज्य संख्या है और न ही ये भाज्य संख्या है। क्लियर है? भाज्य और अभाज्य संख्याओं में, यानी प्राइम और कंपोजिट में हम कुछ बातें करें, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। मैंने आपको क्या कहा, प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो पहला काम तो हम वैसे फैक्टर्स को हम डिटेल से पढ़ते हैं एलजेब्रा में। एलजेब्रा में फैक्टर्स को डिटेल से पढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको फैक्टर्स के बारे में कुछ बात बता देता हूं, फैक्टर्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में कभी कभी सवाल आ जाते हैं, उसके बाद में हम इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं में जैसे ही हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके तुरंत बाद में मैं आपको भाजकता यानी डिविजिबिलिटी पढ़ाना शुरू करूंगा। इसलिए भाज्य और अभाज्य संख्याओं को एक बार थोड़ा सा रोकता हूं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा आके
फैक्टराइजेशन पे बात करते हैं। फैक्टर्स हम दो जगह पढ़ेंगे, एक एल्जेब्रिक फैक्टर और एक न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर है वो अपन अरिथमेटिक के साथ पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक फैक्टर है वो एल्जेब्रा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम न्यूमेरिकल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, संख्यात्मक गुणनखंडों के बारे में बात कर रहे हैं। ओनली वन फैक्टर, ये ओनली वन में होता है। ओनली वन फैक्टर है वो ओनली वन में ही होता है। ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, ये प्राइम नंबर में होते हैं। यानी अभाज्य संख्याओं में होते हैं। ठीक, ओनली थ्री फैक्टर, जो प्राइम नंबर के स्क्वायर्स होते हैं उनमें होते हैं। ओनली थ्री फैक्टर्स जो प्राइम नंबर के स्क्वायर है उनमें होते हैं, जो प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं उनमें उनमें तीन फैक्टर होते हैं। ओनली फोर फैक्टर, या तो प्राइम नंबर जो है उसके क्यूब में होते हैं, या फिर टू प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में होते हैं। दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में होते हैं। आ जाओ, आपको पहले भी देखा है मैंने। कहां चले गए थे? तबीयत खराब हो गई थी, ध्यान रखा करो, ध्यान रखा करो। बताता हूं कैसे होता है, क्या क्या होता है, देखते हैं। फिर आपको एग्जाम में आया हुआ एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको अच्छा महसूस होगा। ओनली वन फैक्टर वन में होता है। वन के अलावा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शंस में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए वन का एक ही फैक्टर होता है वन। ओनली टू फैक्टर जो होते हैं वो प्राइम नंबर के स्क्वायर्स होते हैं, अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर्स होते हैं, सॉरी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ओनली टू फैक्टर, जैसे थ्री है, थ्री के फैक्टर हो जाएंगे वन और थ्री। जैसे सेवन है, सेवन के फैक्टर हो जाएंगे वन और सेवन। ओनली थ्री फैक्टर, तीन ही फैक्टर होने चाहिए। ये प्राइम नंबर के स्क्वायर होते हैं हमेशा। जैसे टू का स्क्वायर है, थ्री का स्क्वायर है, फाइव का स्क्वायर है, किसी को भी देख लीजिए। जैसे टू का स्क्वायर करते हैं तो फोर आता है, तो फोर में तीन फैक्टर होते हैं, क्या? वन, टू और फोर। वन, टू एंड फोर। ऐसे ही थ्री का स्क्वायर क्या होता है? नाइन। नाइन में भी तीन फैक्टर होते हैं, एक, तीन, नौ। ऐसे ही पांच का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 के भी तीन फैक्टर होते हैं, 1, 5 एंड 25। 25 किन किन संख्याओं से डिवाइड होता है? 1 से, 5 से और 25 से। तो जितने भी कभी भी आपको ऐसे मिल जाए कि x कोई संख्या है जिसके केवल तीन ही फैक्टर हो सकते हैं, समझ लेना x एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, आपसे कैसे भी सवाल पूछ लेगा। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल बनाता हूं आपके लिए। x एक अभाज्य संख्या है जिसका वर्ग एक तीन अंकों की संख्या है, मध्य का अंक दोनों बाह्य अंकों के योग के बराबर है तथा दोनों बाह्य अंक बराबर हैं। x का मान क्या होगा? आप फंस गए बोल रहे। 11, बिल्कुल 11 होगा। 11 का स्क्वायर करते हैं 121 आता है। 11 अभाज्य संख्या है, मध्य का अंक 121 में एक और एक का
डबल होता है और बाई अंक दोनों बराबर होते हैं, एक और एक बराबर होते हैं, इसका मतलब 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। इस टाइप के सवाल कभी भी आपसे पूछे जाएं, आपको ध्यान रखना है, अगर केवल 3 ही फैक्टर होते हैं तो अभाज्य संख्या का स्क्वायर की बात हो रही है, प्राइम नंबर के स्क्वायर की बात हो रही है। अगर केवल 4 फैक्टर हो रहे हैं तो या तो प्राइम नंबर का क्यूब होगा या 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। कैसे? देखो, जैसे मैंने 3 का क्यूब किया तो 27 आया। 27 के 4 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 9 और 27। या जैसे मैंने 15 लिया, 15 2 प्राइम नंबर का गुणनफल है, 3 का और 5 का, तो 15 के 4 ही फैक्टर होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। इसके अलावा नहीं होता है, नहीं होता ना, ठीक। इसका मतलब अगर कभी भी ऐसे लिखा गया किसी संख्या के 4 ही फैक्टर होते हैं तो ऐसी संख्याएं हैं या तो कोई प्राइम नंबर का क्यूब होगा या वह संख्या 2 प्राइम नंबर का गुणनफल होगा। बोल सर आपको कैसे पता चला? अभी बताता हूं आपको। देखो, जब कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात हो तो 2 तरह से सवाल तो बनते हैं, उसके बाद में 2-3 और चीजें बताऊंगा। मूल रूप से 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो बनता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और दूसरा होता है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। 2 चीजें होती हैं, एक तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और एक नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 2 तरह के सवाल बने। किसी भी एक नंबर को लेके हम एनालिसिस करते हैं उसका। मैंने एक नंबर लिया 12 लिया, अब मैं 12 के फैक्टर्स करूंगा तो 12 को लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं मैंने, अलग अलग लिखे हैं। कितने हुए? 3। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर तो कितने हो जाएंगे? 3। अब मैं 12 के टोटल फैक्टर्स की संख्या लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये 12 के टोटल फैक्टर्स। 12 कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं, 12 के फैक्टर्स करेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 3 प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2, 2 एंड 3। लेकिन 12 को हम ये कहें कि 12 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है। आपका तो 8 से भी डिवाइड होता है, 1.5 बार नहीं, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी नंबर्स आ जाएंगे। आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है ये हो जाएंगे 6। गिन लो, 6 हैं, पूरे पूरे 6 हैं। कर सकते हैं। आपसे पूछे चॉइस के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, चॉइस के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? चॉइस होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होता है चॉइस, ठीक है। कितने हुए? 4। प्राइम फैक्टर्स कितने हुए? 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। कितने हो जाएंगे? 3, 3, 6 और 2, 8। तब हो जाएंगे 8। कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात ध्यान से समझना, कभी भी आपको कोई नंबर दिया गया होगा,
आप उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दीजिए। जैसे मुझे 12 दिया गया है तो 12 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3। मुझे 24 दिया गया है, 24 को लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू 3। मुझे 36 दिया गया है, 36 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। मुझे 72 दिया गया है तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। 2 है वो 3 बार आएगा, 2 2 2 से 8 बनेगा, 3 गुणा 3 से 9 बनेगा, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे 12 के टोटल नंबर ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। मुझे 12 के प्राइम, मान लीजिए कोई नंबर n है और इसको मैं अगर प्राइम नंबर्स में ब्रेक करता हूं तो p1 की पावर n है, ऐसे लिख दो, p1 की पावर n1 है, इंटू p2 की पावर n2 है, इंटू p3 की पावर n3 है, और ऐसे आगे भी हो सकता है। किसी भी प्राइम नंबर किसी भी नेचुरल नंबर n को मैं फैक्टर्स में अगर ब्रेक करता हूं तो p1 है पहला प्राइम संख्या, p2 है दूसरी प्राइम संख्या, p3 है तीसरी प्राइम संख्या। जैसे 12 में प्राइम नंबर्स 2 और 3 होते हैं, 24 में भी 2 और 3 होते हैं, 72 में भी 2 और 3 होते हैं। अब 2 कितनी बार आएगा उतनी पावर लग जाती है, 3 कितनी बार आएगा उतनी पावर लग जाती है। तो यहां पर n के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो पहला प्राइम नंबर है उसकी पावर n1 है, दूसरा प्राइम नंबर है उसकी पावर n2 है, तीसरा प्राइम नंबर है उसकी पावर n3 है। आपसे पूछे कि टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे n1 प्लस n2 प्लस n3, और ज्यादा है तो उनको भी शामिल कर लो। प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, जो उनके ऊपर पावर्स हैं उनको आपस में सिंपली जोड़ दो, सिंपल तरीके से जोड़ दो, उसके अलावा कुछ नहीं करना, सिंपल वे में जोड़ दो जो भी पावर दी गई। जैसे 12 में 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो यहां से प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 1 बराबर 3। 12 में 3 प्राइम फैक्टर होते हैं, 2 2 और 3, ऐसे लिखा जाता है। 24 में प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 तो ये हो जाएंगे, 1 ये हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे 4। 36 में प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो 2 तो ये हैं और 2 ये हैं, कितने हो जाएंगे 4। 72 में प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 तो ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5। तो पहला सवाल ये था कि प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो जो प्राइम नंबर है उनके ऊपर जो पावर होती है, प्राइम नंबर के ऊपर जो पावर होती है उन पावर्स को आपस में जोड़ दीजिए। सिंपल तरीके से प्राइम नंबर के ऊपर जो पावर होती है उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 1080 है, इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 1080। ठीक, 1080 108 का 10 गुना है, 108 जो होता है वो 27 का 4 गुना होता है, तो 4 गुना है तो उसको 10 वाला 2 दे दो, 8 गुना हो जाए। 27 है वो खुद क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 8 है वो 2 का क्यूब होता है, और 27 को 8 से गुणा करते हैं तो 216 आता है। उस 216 को 5 से गुणा कर देते हैं तो 1080 हो जाता है। 216 को देखो 1080 होता है, ये 216 गुणा 5 होता है। 216 होता है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1। आपसे पूछे कि इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो 3 तो ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, और ये एक ये हो जाएगा, 3 3 6 और ये कितने हो जाएंगे 7। प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 7। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 7 हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर्स की संख्या वो हो जाएगी 7।
बोलो। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? P1 की पावर, जैसे n को ऐसे लिखा जाए, P1 की पावर n1 इंटू P2 की पावर n2 इंटू P3 की पावर n3। P1 P2 P3 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं जो कि n में मौजूद हैं। n1 n2 n3 क्या है? इनके ऊपर लगी हुई पावर्स हैं। जैसे मैंने कोई भी नंबर को ब्रेक करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ये हो जाएंगे n1 प्लस वन, n2 प्लस वन, n3 प्लस वन, और ज्यादा है तो उनको भी शामिल कर दो। एक एक ज्यादा लेना है और उन पावर्स को एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मुझे देखना है कि 6 में फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, 6 में फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3। 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1। एक से एक ज्यादा कर दो, इस एक से एक ज्यादा कर दो, ये 2 गुणा 2 हो जाएगा और बराबर हो जाएंगे 4। आप याद करो, मैंने कहा था दो प्राइम नंबर्स आपस में गुणा हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा 4 फैक्टर होता है। ठीक, ऐसे ही मान लो मैंने संख्या ली 8, 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब। अब ऊपर पावर 3 है ना, 3 से एक ज्यादा करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि इसमें फैक्टर्स हो जाएंगे 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 दो ही तरीके से आ सकता है, या तो 2 गुणा 2 से 4 आता है, या 4 गुणा 1 से 4 खुद 4 होता है। अब ये खुद 4 कैसे आ सकता है? 3 में 1 जोड़ने से। और ये दोनों दो दो कैसे आ सकते हैं? 1 में 1 जोड़ने से। 1 में 1 जोड़ने से 2 और 1 में 1 जोड़ने से 2। तो एक पावर किसकी होती है? प्राइम नंबर की एक पावर होती है। इसलिए दो प्राइम नंबर आपस में गुणा हो रहे हैं तो 4 फैक्टर हो सकते हैं, या किसी भी संख्या प्राइम नंबर का क्यूब है तो उसमें भी 4 फैक्टर होते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि 4 फैक्टर जब भी होते हैं तो या तो संख्या किसी प्राइम नंबर का क्यूब होगी या दो प्राइम नंबर्स का आपस में गुणनफल होगी। ठीक है, ऐसे ही एक थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लें। मेरे पास में संख्या है 24। 24 में टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? तो यह आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा। 3 को 3 की पावर 1 कर सकते हैं, थोड़ा सा, इतना सा, इतना सा, थोड़ा सा। ठीक, इस 3 से एक ज्यादा हो जाएगा, इस 1 से एक ज्यादा हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 गुणा 2 बराबर 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रगड़ देता हूं 2-4 सवाल और। ठीक है, 72 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स करने हैं। 72 होता है 8 गुणा 9। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इस 3 से एक ज्यादा ले लो, इस 2 से एक ज्यादा ले लो, ये आ जाएगा 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 12। टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 12। 1008 था क्या? 1080। 1080 के फैक्टर्स करने हैं। ये 216 गुणा 5 होता है, 216 है वो 8 गुणा 27 गुणा 5 होता है। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 1। इस 3 से एक ज्यादा ले तो 3 प्लस 1 कर दो, इस 3 से एक ज्यादा ले तो 3 प्लस 1 कर दो, इस 1 से एक ज्यादा ले तो 1 प्लस 1 कर दो। ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 16 का 2 गुणा कितना हो जाएगा? 32। 1080 में 32 फैक्टर्स होते हैं। 1080 में फैक्टर्स होते हैं 32। ठीक, कोई भी नंबर दिया गया है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, एक सवाल बनता है कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, दूसरा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ये कर सकते हो। अब आगे क्या आता है? ऑड फैक्टर्स कितने होंगे।
यानी विषम गुणनखंड कितने होंगे। आपसे पूछा जा सकता है इवन फैक्टर्स कितने होंगे, आपसे पूछा जा सकता है स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे, यानी उसके फैक्टर्स करेंगे तो ऐसे कितने फैक्टर्स हो सकते हैं जो स्क्वायर नंबर होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्यूब फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो क्यूब नंबर हो सकते हैं। ठीक, इनको बाद में पढ़ा दो।